together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. रेडियो मानू 90.0 FM पेश है तू है तो I'll be alright. Hello friends, welcome to Two Head to I'll Be Alright, a show where we discuss health, diseases and overall well-being. मैं हूँ उमर और आज के एपिसोड का टाइटल है Unlocking Knee Health. And today, to discuss this with us, we have a very special guest, Dr. Aditya Kapoor, who is an orthopedic and trauma surgeon specializing in joint replacement and sports injuries. He's been practicing medicine for the past 26 years, and he's currently the director of orthopedics at Omega Hospital in Gachibowli. So, a very warm welcome to you, sir. We're glad to have you here. थैंक यू उमर साहब. बहुत खुशी हुई कि हमको ये मौका मिला आपके साथ जो है ये बातचीत करने का. बिल्कुल सर. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सर, अमूमन जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं नी इंजरी से रिलेटेड या नी की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो किस तरह का सिम्टम या पेन लेके आते हैं कि क्या है, एंड हाउ वुड यू कैटेगराइज दैट इनटू डिफरेंट एज ग्रुप्स और हाउ वुड यू गो अबाउट दैट? तो घुटने की जो तकलीफ़ है उमर साहब, ये आज बहुत आम हो चुकी है जी, और ये हर उम्र पे होती है जी. और क्योंकि हमारा घुटना बहुत लोड लेता है, इनफैक्ट हमारा जो घुटना है बॉडी का 4 गुना फोर्स सहता है. तो हर उम्र पे इसमें जो है तकलीफ़ आ सकती है जी. जब छोटे बच्चे हैं, इनफैक्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ये हर उम्र में हो सकती है, बच्चों में भी, ज़ैफ़ लोगों में भी जी. तो बच्चों में जो ये तकलीफ़ है आम है, और जो है इसके लिए अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी आमतौर पे बच्चे बोलते हैं कि उनको घुटने में या पैरों में दर्द हो रहा है, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर पैर मुड़ जाते हैं, घुटने मुड़ जाते हैं जी. तो इनको जो है बच्चों को कॉमनली अगर सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको रिकेट्स कहते हैं, जिसमें पैर अंदर की तरफ भी जा सकते हैं और बाहर की तरफ भी. तो क्या उनको अलग जो पोजीशनिंग होती है घुटनों की, तो उसको कुछ कंडीशन को अलग अलग नाम भी है उनकी जी. तो जब घुटने आपके, जिसको बो लेग्स बोलते हैं, तो वो बो की तरह हो जाते हैं जी. और उसको जो है कॉमनली जेन्युवायरम कहते हैं. और जब पैर बाहर की तरफ जाता है, यानी कि घुटना अंदर की तरफ, उसको नॉक नीज या जेन्युवायरम कहते हैं. और आमतौर पे ये विटामिन डी डेफिशिएंसी से काफ़ी होते हैं. जैसे बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो उनको जो है, जो एक खास कॉमन बीमारी है बच्चे, जो ऑस्गुड-श्लाटर्स डिजीज़ है, तो जिसमें जो है ख़ास तौर से घुटने के नीचे जो टिबियल ट्यूबरोसिटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक बम्प आता है और उनको वहाँ पे दर्द होता है. और आमतौर पे हम इनको जो है खेलने के टाइम पे, जंपिंग के टाइम पे उनको अक्सर ये होता है.
जंपिंग के वजह से जो घुटने का पटेला टेंडन है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है और आमतौर पर उसको जंपर्स नी भी कहते हैं। आई एम सॉरी कटिंग यू हियर। एक सवाल मेरा छोटा सा इसी से मुतालिक था कि अभी जो आजकल किड पार्क्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ पे ट्रैम्पोलिन्स भी रहती हैं। सो अभी रिसेंटली ही मैंने देखा एक वीडियो में, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था, उसके अंदर ये था कि ट्रैम्पोलिन्स पे बच्चों को ख़ास तौर पे मत लेके जाइए क्योंकि देयर नीज आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू विदहोल्ड दैट काइंड ऑफ प्रेशर व्हाइल जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन। तो ट्रैम्पोलिन में बहुत छोटे बच्चों को जो है एहतियात करना इसलिए है कि बच्चों के जो हड्डी और जो जोड़ है वो ज़्यादातर जो है इट इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एक तो ट्रैम्पोलिन में जंप करने से और बच्चे अगर बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है बाहर गिर जाएंगे, और दूसरी चीज़ अगर इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, एक अबनॉर्मल जिसको प्रेशर पड़ा, तो इसमें या अगर जो ग्रोथ है उस पर भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ी एहतियात की बात आती है। अच्छा, बच्चों से थोड़े से बड़े की तरफ जाते हैं। सो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो नी इंजरी से रिलेटेड हैं, जैसे ACL है, मेनिस्कस है, PCL है, उसको एक लेमैन को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब के समझाने के लिए कि नी इंजरी हो रही है तो वो कहाँ पे हो रही है, किस बॉडी पार्ट में हो रही है, नी के किस पार्ट में हो रही है? सॉरी। सो घुटने में अगर देखा गया तो ऊपर की जो हड्डी है उसको फीमर बोलते हैं, नीचे की हड्डी टिबिया है जी। साइड पे 2 लिगामेंट होते हैं जिसका नाम है कोलैटरल लिगामेंट, और अंदर की तरफ आगे और पीछे 2 लिगामेंट होते हैं जो एक क्रॉस की तरह होते हैं, इसीलिए वो क्रूशिएट लिगामेंट कहलाए जाते हैं। आगे का जो लिगामेंट है उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहा जाता है, जो ACL, और जो पीछे का है उसको PCL कहा जाता है। ये 2 लिगामेंट एज स्टेबलाइजर्स अलोंग विद कोलैटरल्स बहुत इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये फटेंगे तो घुटना अनस्टेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपकी जोड़ है उसके जो है, जैसा आप चिकन अगर खाएंगे तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का जो है कार्टिलेज है, वैसे ही दैट्स राइट कार्टिलेज, वैसे ही इस पे जो आप जो है देखेंगे घुटने में एंड्स पे कार्टिलेज होता है जिसको हम आर्टिकुलर या जॉइंट कार्टिलेज कहते हैं, और बीच में जैसे आपकी गाड़ी में एक शॉक अब्जॉर्बर है वैसे ही घुटने में शॉक अब्जॉर्बर है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो आमतौर पे ये स्ट्रक्चर्स घुटने में होते हैं, और घुटने के ऊपर जो जिसको चिप्पा कहते हैं नी कैप जी, और ये सब मिला के ये 3 हड्डी और बाकी के पटेला नी कैप ही होता है। पटेला का नाम नी कैप है। और जी, तो या तो हड्डी टूट सकती है या ये जो लिगामेंट है फट सकते हैं, कार्टिलेज कम हो सकता है जिसके या कार्टिलेज डैमेज हो सकता है, या जो शॉक अब्जॉर्बर है ये फट सकता है। ये उम्र के हिसाब से भी अलग अलग वजह से होता है। बिल्कुल। बच्चों में या एथलीट्स में अक्यूट टेयर हो सकता है। जो ज़ईफ लोग हैं उनमें कमज़ोरी की वजह से ये डिजेनरेटिव तरीके से फट सकते हैं, या जो कार्टिलेज को जो है डैमेज होता है तो जिसको आमतौर पे आर्थराइटिस बोला जाता है, वो हो सकता है। आर्थराइटिस के बाद के ऊपर सर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। आई एम सो हैप्पी कि आपने इतनी आसानी से इसको इतने किसी के लिए भी समझने के लिए इतना आसान कर दिया, इतने सारे मेटाफिजिक्स सिमिलरिटीज के साथ। सर इससे रिलेटेड एक और एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले मेरे एक ये आ रहा है कि एक क्रूशिएट लिगामेंट टेयर समटाइम्स इट गोज अननोटिस्ड विद द पेशेंट वेयर इट्स नॉट पेनिंग, जब दर्द नहीं होता कभी कभार शायद लिगामेंट टेयर में, एंड वो एक इम्बैलेंस के तौर पे भी प्रेजेंट करता है। सो हाउ डज द पेशेंट डिफरेंशिएट इट एंड व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम देयर फॉर द पेशेंट? श्योर। क्रूशिएट लिगामेंट टेयर डिपेंड्स एंटीरियर हो कि पोस्टीरियर। कोई भी लिगामेंट टेयर जो शुरुआत में है अगर इंजरी की वजह से या मार लगने की वजह से है तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होगी, सूजन आएगी, और जो है थोड़ा शुरू में आपको जो है ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी। जी। अपने शरीर में जो बॉडी है उसमें एक अडेप्ट करने की एक जो कैपेबिलिटी है वो बहुत यूनिक है। जी। थोड़े वक्त के बाद इंसान को जो है दर्द चले जाता है और वो आराम से चलते हैं, लेकिन क्योंकि लिगामेंट इज मिसिंग, एक पुर्जा आपका डैमेज्ड है, बिल्कुल, तो फंक्शन आपका सही नहीं रहेगा। अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट
फटा हुआ है तो आमतौर पे तेज भागने में तकलीफ होगी, कभी कभी घुटने में लचक सी आएगी और एकदम जब जो है पलटेंगे तो घुटना कोलैप्स होगा। बॉडी नेचुरली अडेप्ट कर लेती है, जैसे अगर मेरे राइट नी में पेन हो रहा है तो मैं ऑटोमेटिकली लेफ्ट नी पे प्रेशर डाल के चलने लगूंगा, तो फिर लेफ्ट में भी ज्यादा तकलीफ कुछ देर के बाद होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट अडेप्शन का मतलब ये है कि अब जैसे अगर ये लिगामेंट फटा हुआ है तो चाल बदल जाती है जी। उसके लिए जो है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स अवॉइडेंस गेट कहते हैं, तो इसलिए बॉडी इस तरह से अडेप्ट करती है कि जो है आप वो डिफिशियंसी को दूसरे मसल्स के द्वारा आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें भी लॉन्ग टर्म जो है डैमेज होता है आगे चल के। और अगर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो पीछे का है वो फट जाता है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ये होता है, अक्यूट में तो दर्द होता है, बाद में जब इंसान सीढ़ी से नीचे आता है, अक्सर लोग बोलते हैं कि जब सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं तो घुटने के पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो दैट इज कॉमन विद द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर डॉक्टर साहब। दोस्तों यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे विद द कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर आदित्य कपूर। स्टे ट्यून्ड। You are listening to Tu Hai To I'll Be Alright, Radio Manu 90.0 FM's Health Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Helen Keller once quoted, "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart." इरादे के बगैर तख्लीक नहीं, दिमाग के बगैर इरादा नहीं। सानी गुरु। विवेकानंद ने कहा है, भय से ही दुख आते हैं, भय से ही दुख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Tu Hai To I'll Be Alright, Radio Manu 90.0 FM's Health Show. दोस्तों, वेलकम बैक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर आदित्य कपूर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नी इंजरीज। सो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, पेशेंट्स काफ़ी बारी रेफरेन करते हैं डॉक्टर को विजिट करने के लिए, तो उस केस में क्या किया जाए? एज अ डॉक्टर, हाउ वुड यू अप्रोच दैट पेशेंट हु हैज़ टू गो फॉर सर्जरी बट ही इज़ नॉट विलिंग टू? देखिए, कोई भी सर्जरी नहीं करवाना चाहेगा, ना आप ना मैं जी, लेकिन अगर ये ज़रूरी है और हम इसको नहीं करें तो इसके दूसरे भी जो है तकलीफ इससे हो सकती है। बिल्कुल। अगर आपको लिगामेंट फटा हुआ है और आपकी उम्र कम है, आप ये अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के आपका घुटना खराब हो सकता है। और जो सिंपली की होल सर्जरी से ठीक हो सकता है, इसमें जो है आपको फिर हो सकता है एडिशनल प्रोसीजर करना पड़े घुटना बचाने के लिए, लाइक ऑस्टियोटोमी या कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। आमतौर पे हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम उनका जो है बढ़िया तरीके से जो है उनसे
एक मेडिकल हिस्ट्री वार्तालाप के तौर पे होता है, बातचीत होती है। उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है वो ऑर्डर होता है। एक बार वो इन्वेस्टिगेशन जो कि एक्सरे, MRI, फिर उसके बाद हम फिर उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि तकलीफ क्या है, जी सर, इसमें ऑप्शन क्या है, और क्या ये इमरजेंसी है, क्या ये हम कुछ वक्त के बाद कर सकते हैं, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसमें आगे क्या हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट जो है नहीं चाहते हैं कि नहीं करेंगे तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी कुछ और मदद करी जाए, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, थोड़ा सा उनकी जो मांसपेशी और अज़ले हैं उनको मजबूत किया जाए। तो ये सब हम कोशिश करते हैं, और हर पेशेंट हम जो है उनके साथ एक डिस्कशन करते हैं आगे भी। एक तरह से मतलब एक साइकोथेरेपी उनको कन्विंस करने की कोशिश करना कि हाउ व्हाई सर्जरी इज मोर एसेंशियल फॉर यू। नहीं, देखिए, अगर ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें सर्जरी ज़रूरी नहीं है, तो व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड और जो ज़रूरी है उसके हिसाब से हम इसको अप्रोच करते हैं। और किसी के साथ भी एक कंसल्टेशन एक प्रोसेस है, ये इसमें हम किसी को अनलेस इट इज़ वेरी वेरी अर्जेंट, ये एक प्रोसेस है। एंड यूजुअली ऑर्थोपेडिक्स में मोस्ट थिंग्स जो है अर्जेंट तौर पे जो है नहीं अप्रोच करनी चाहिए। जी जी। एट द एंड ऑफ द डे एक पेशेंट चॉइस है। सर्जरी से एक और सवाल कि सर्जरी जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, नी को रिकवर करने की सर्जरीज होती हैं, सो हाउ इमीडिएटली डज द सर्जरी वर्क, एंड हाउ सून कैन द पेशेंट वॉक, एंड इफ द पेशेंट कैन वॉक और नॉट, इज दैट अ पॉसिबिलिटी समटाइम्स कि जब पेशेंट्स सर्जरी के बावजूद नहीं चल पा रहे हैं या डेली एक्टिविटीज डेली चोज नहीं कर पा रहे हैं अपने। नी रिप्लेसमेंट आज दुनिया में एक बेहतरीन ऑपरेशन है और सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड माना जाता है। ओके। और ये ऑपरेशन जब भी किया जाता है जब पेशेंट को सही भी बहुत एडवांस्ड सिवियर आर्थराइटिस है, और दूसरे जो तरीके हैं जैसे कि दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, फिजियोथेरेपी है, वो सब फेज अगर पार हो गया है। नी रिप्लेसमेंट में अलग अलग किस्म के रिप्लेसमेंट है। कभी कभी हम घुटने का सिर्फ अंदर का हिस्सा बदलते हैं, जिसको हम जो है यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ओके। एक है जिसमें पूरा घुटना बदलते हैं, उसको टोटल नी बोलते हैं। आज जब हम घुटना बदलते हैं तो पेशेंट कुछ ही देर में चलता है। ओके। और इसके लिए हम जो है एक छोटा इंजेक्शन देते हैं, मसल स्पेयरिंग अप्रोच एंड मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, यानी कि आपको बेहतरीन एनेस्थीसिया, बेहतरीन पेन कंट्रोल। हमारे पेशेंट 4 से 6 घंटे में चलते हैं और जो है 1 से 2 दिन में घर जाते हैं, और ये हमारे लिए एक आम प्रोसेस है। That's very nice to hear, sir. Next question अब इसके बारे में है जो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों को इसके बारे में कि ज़रा सा नी में पेन हुआ तो क्या वो आर्थराइटिस है, ये क्या है। तो एज अ डॉक्टर हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू अ पेशेंट कि आर्थराइटिस होता क्या है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस? ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और जो है ये बहुत एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हर घुटने का दर्द आर्थराइटिस है। ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ऑफ नी पेन एक्चुअली ये हो सकता है कि आपके मसल कमज़ोर हैं, अज़ले जिसको बोलते हैं मसल्स, और या आपका जो है मोस्ट कॉमन कॉज आजकल वॉकिंग लोग बहुत करते हैं, खड़े बहुत रहते हैं। एक कॉमन कंडीशन है कॉल्ड एज कॉन्ड्रोमलेशिया। कॉन्ड्रो माने कार्टिलेज, मलेशिया माने सॉफ्टनिंग, और ये अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। कॉन्ड्रोमलेशिया इज द कॉमन कॉज ऑफ नी पेन। जब ये घुटने के नी कैप के पीछे होता है, जैसे रनर्स में इसको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले कहा जाता है, कॉमनली रनर्स नी। ये एक चीज़ है जिसको अगर हम न्यूट्रोसूटिकल यानी कि सही घुटने में ताकत पैदा करने की दवा देते हैं, विटामिन डी देते हैं, सही एक्सरसाइज देते हैं, तो क्योर हो जाता है। अक्सर बहुत कम लोग हैं जिसमें ये प्रोग्रेस करता है कि अगर कार्टिलेज एकदम खराब हो जाए। आर्थराइटिस जो प्रोसेस है वो है कि घुटना खराब होना। उसमें इनिशियल फेजेस में आपको दर्द भी होगा, स्टिफनेस होगी, और जो है सूजन आएगी। वो फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से होता है, इवेंचुअली होता है। जैसे कार्टिलेज पूरा कम हो जाएगा। ये बिल्कुल भी, आई एम सॉरी बट ये बिल्कुल भी सडन वो सिचुएशन नहीं है। नहीं, इट हैपेंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
शुरुआत में जैसे स्टिफनेस होगी, आप जब बहुत देर बैठ के उठेंगे तो घुटने में थोड़ा अकड़न महसूस होगी। जो अक्यूट एकदम पेन होता है वो या तो कार्टिलेज इंजरी से है या कुछ अगर मेनिस्कस जो शॉक अब्जॉर्बर है वो फट जाए, दैट इज मोर अक्यूट पेन। आर्थराइटिस का पेन आता है, जाता है, बढ़ता है, घटता है। इसी से मतलब एक और सवाल सर कि यंग लोगों में, यंग बच्चों में, टीनेजर्स में या अर्ली 20s 30s में जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो उनको अगर आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ तो हाउ डू यू मैनेज पेशेंट्स ऑफ दैट एज फॉर आर्थराइटिस एंड ऑल्सो व्हाट इज जॉइंट प्रिजर्वेशन? जी, तो आर्थराइटिस कम उम्र में आमतौर पे नहीं होना चाहिए। जो लोगों को आर्थराइटिस कम उम्र पे होता है अक्सर उनको हम जो गठिए की बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो अलग है फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोसेस है जिसमें जोड़ खुद खराब होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में खुद एक रूमेटॉइड फैक्टर होता है जो जोड़ों को डिस्ट्रॉय करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू, इट्स एन ऑटोइम्यून सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वेयर एंड टेयर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस it happens with people of older age, ज़ैफ लोगों में होता है, whereas ये यंग रूमेटॉइड यंग में होता है। और जो लेकिन इस मुल्क में हमारे पास ख़ास तौर से अपने लोगों में एक जो है कंसर्न ये है, हम कुछ साल से ये देख रहे हैं कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न कॉकेशियन पॉपुलेशन, अपने लोगों में आर्थराइटिस एक डेकेड अर्लियर होता है। और हम जो है इट इज़ वेरी कंसर्निंग। मैं देखता हूँ लोगों को जो लेट 30s अर्ली 40s है उनमें उनको डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो रहा है। और इन लोगों में हमारी कोशिश ये होती है कि जोड़ को बचाया जाए। अल्टीमेटली अगर जोड़ पूरी ख़राब हो जाए तो फिर रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है, लेकिन कम उम्र में अगर आप जोड़ को बदलेंगे तो फिर ये जल्दी फेल होगी। इन लोगों में हम एक जॉइंट प्रिजर्वेशन फॉलो करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक खास एक्सरे है जिसको स्कैनोग्राम बोलते हैं। वो जो है हिप से लेके एंकल तक देखता है आपका पैर सीधा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हम जो है ऑस्टियोटोमी करके सीधा कर सकते हैं पैर को। सिमिलरली अगर जो है अंदर का लोब कम हो रहा है तो हम उसको भी पैदा कर सकते हैं। अगर फोकल कार्टिलेज डिफेक्ट है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। लोगों को मसल स्ट्रेंथनिंग से और ये सब करके हमारी कोशिश होती है कि यंग आर्थराइटिक इंडिविजुअल को जोड़ लंबा चलाया जाए। लवली सर। दोस्तों यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं तू है तो I'll be alright, रेडियो मानू 90.0 FM का हेल्थ शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज बात करेंगे सैयद आबिद हुसैन की। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का वतन दाईपुर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश था। आबिद हुसैन की पैदाइश भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई, जहां उनके दादा और वालिद मुलाजमत करते थे। सैयद आबिद हुसैन की वालदा का ताल्लुक लखनऊ के एक ताल्लुकदार घराने से था। उनका बचपन दाईपुर और लखनऊ में गुजरा। इब्तिदाई तालीम गांव के स्कूल में और सानवी तालीम भोपाल में हासिल की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA पास किया और फिर आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में हासिल की। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री ली। जर्मनी से वापस आकर डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करने लगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करने के साथ साथ डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी करते रहे। उन्होंने सबसे पहले 1926 में एक ड्रामा पर्दे गफलत लिखा। जर्मनी ज़बान की कई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया, जिनमें गोएटे के फाउस्ट सबसे अहम है। डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश्त का तर्जुमा तलाश हक के नाम से किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की
डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा तलाश हिंद के नाम से उर्दू में किया। उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी कई किताबें लिखीं, जिनमें कौमी तहजीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईने अय्याम में उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये हुई। उन्होंने उर्दू के इल्मी सरमाए में काबिल क़द्र इजाफ़े किए। वो दो मशहूर जरायद इस्लाम और असर जदीद और इस्लाम एंड द मॉडर्न एज के बानी मुदीर भी रहे। दोस्तों, ये थे सैयद आबिद हुसैन और उनके हालात ज़िंदगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दें। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं तू है तो I'll be alright, रेडियो मानू 90.0 FM का हेल्थ शो। दोस्तों, वेलकम बैक। वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर आदित्य एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नी इंजरीज। सो सर, हमने इंजरीज के बारे में तो बात कर ली, अब रेमेडीज़ के बारे में के ऊपर आते हैं। व्हेन एंड हाउ डू सप्लीमेंट्स वर्क? सप्लीमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है आज की लाइफस्टाइल में, और पर्टिकुलरली इंडियन लाइफस्टाइल, हाउ व्हाट रोल डू दे प्ले? तो सबसे पहले है विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जी। और विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हर जोड़ के लिए बॉडी में। इनफैक्ट बोलते हैं कि ये एक सुपर हार्मोन है, नॉट अ विटामिन, राइट। तो विटामिन डी के जो है हम आमतौर पे ये रेकमेंड करते हैं कि हर एक को एक्सपोजर ऑफ सनलाइट मिलना चाहिए। और जो है रोज़ आधा घंटा, ये नहीं कि 11 बजे की धूप में, लेकिन सवेरे 8-9 बजे तक ये बढ़िया धूप जो आती है उसमें जो है डायरेक्ट स्किन को लगना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। अगर विटामिन डी डिफिशिएंसी है तो इंसान के लिए हम ये सप्लीमेंट करते हैं। अगर ये हम रोज़ 2000 यूनिट अगर लें या अगर महीने में 60,000 यूनिट, तो ये आमतौर पे मेंटेन होता है। जो D3 कैप्सूल D3 है 60,000 वही है जी, 60,000। लेकिन अगर किसी के ये बहुत कम है तो फिर कभी कभी हमको उनको रोज भी देना पड़ता है, हफ्ते में भी और लंबा भी। ओके। अगर लेकिन केस ऑफ फ्रैक्चर सर, जैसे फ्रैक्चर्स है या सीवियर डेफिशिएंसी है, कभी कभी कुछ लोग हैं जो ओरली नहीं ले पाते हैं, या जिनको जो है कुछ जैसे कोई लेट्स से थ्रोट का ऑपरेशन हुआ है या कोई कैंसर पीड़ित है, तो इन लोगों के लिए हम इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके। इसके अलावा कुछ दवाई हैं जिनको हम न्यूट्रोसूटिकल कहते हैं। ओके। तो ये दवाई हम जब देते हैं जब किसी को अर्ली आर्थराइटिस या कार्टिलेज डेफिशिएंसी है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि लोग ग्लूकोसामिन लेते हैं, कॉन्ड्रोइटिन लेते हैं, कुछ लोग कोलेजन लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम शलाकी ले रहे हैं, कुछ का जो है डेविल्स क्लॉ। क्या ये एक काम करता है? तो हमने ये देखा है कि कोई एक नहीं काम करता है। जब हम सबको एक साथ जो है या कॉम्बिनेशन में देते हैं तो कुछ लोगों के लिए काम आ सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं, और ये जिनको जल्द वक्त में देते हैं उनको जो है ये काम आता है। डॉक्टर साहब, विटामिन डी के बारे में आपने इतना डिटेल में बात की। एक और क्वेश्चन विटामिन डी से रिलेटेड ही आ रहा है कि काफ़ी बारी पेशेंट्स को लगता है कि हाँ ठीक, अब उन्होंने टेस्ट करवाए तो विटामिन डी डेफिशिएंट हुए वो, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है सनलाइट का एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ विटामिन डी? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि मुझे विटामिन डी की दवा लिख दो, तो क्या वो फायदा करेगी या वो नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बिकॉज मूवमेंट इज लाइफ। खाली बैठ के विटामिन डी खाने से तो आपका विटामिन डी ठीक हो जाएगा, लेकिन बाकी के तो आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। लेकिन क्या उसके एब्जॉर्प्शन का भी कुछ मसला रहता है कि वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता है विटामिन डी? अगर आप डिपेंड करता है, द ओरल रूट इज द बेस्ट। ओके। मोर देन एनीथिंग। ओके। और जो है आमतौर पे अगर आपका जो है शरीर ठीक से काम कर रहा है तो आपका विटामिन डी बढ़िया एब्जॉर्प्शन होना चाहिए जी। कुछ लोग हैं जैसे जिनकी किडनी ना काम कर रहा है, जी जी जी, उनमें जो है ये
नॉर्मल विटामिन डी नहीं जो है ऑब्जॉर्ब होता है जो हम देते हैं, और उनमें एक अलग मॉलिक्यूल दिया जाता है जो ऑब्जॉर्ब होता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है, क्या कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन 99% आम इंसान के लिए विटामिन डी जो हम सप्लीमेंट लेते हैं वो ठीक है, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए भी फिर धूप लगनी चाहिए। तो इसीलिए मूवमेंट भी होना चाहिए, धूप भी लगनी चाहिए, और विटामिन डी का बेटर अब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि आर देयर पीपल हु आर प्रोन टू नी इंजरीज? आर देयर पेशेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स हु आर प्रोन टू नी इंजरीज? मतलब कि उनको ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, ज़्यादा उनको लाइकली हैं कि घुटने में दर्द हो? तो अगर आपके जो मसल्स हैं ये वीक होंगे, तो बिकॉज मसल एक्ट्स लाइक अ स्प्लिंट अराउंड द जॉइंट, तो अगर आपकी मसल वीक है तो आपको नॉर्मली ज्यादा तकलीफ होगी। एथलीट्स हैं, अब दे आर हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स, दे हैव टू वार्म अप एंड कूल डाउन। अगर सडनली वो लोग कुछ करेंगे तो दे आर एट रिस्क। पीपल हु आर ऑन द रोड, अब जैसे देयर आर सम एक्टिविटीज लाइक साइकिलिंग, या देयर आर अदर एक्टिविटीज लाइक बाइक राइडिंग, अगर ये गिरते हैं तो दे आर मोर प्रोन टू इंजरीज। Sorry, I'm interrupting you. Is that why footballers when they come in get subbed and they wear their jackets and वो? Well, that warm up के लिए करते हैं, that is to warm up. खेल के आके they wear their jackets so that the instant वो जो एक content वो है आपका। So if अगर आप body heat, the body loses heat very fast after intense activity. Right. So which is why after sport you should still maintain a constant temperature, hydration and temperature. True. आप intense sport खेलेंगे, your knee injury pattern also differs with what sport you're playing. अगर आप जो है रनिंग कर रहे हैं, या आप फुटबॉल कर रहे हैं, आप बास्केटबॉल कर रहे हैं, your injury pattern and knee wear will also differ. Yeah. Yes. The kind of sport that you choose to play also has a bearing. Yeah. It has a bearing on the different sports injuries in the body. जो भी jump related sports, basketball हो गया, badminton हो गया, so they affect. So badminton में very commonly they get chondromalacia patellae, and they get wear behind the kneecap. I also had, Yes, which is a common thing. I've had it too. एंड जो आपके जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जैसे फुटबॉल है, या उनमें ACL इंजरीज, बास्केटबॉल, उनमें ACL बहुत कॉमन है। बट अगर आप बाइक से गिरेंगे डायरेक्ट ब्लो टू द नी तो PCL इंजरी होती है। वही अगर आप जो है इफ यू आर प्लेइंग अ रैकेट स्पोर्ट एंड द नी इज पिवटिंग, बिसाइड्स ACL मेनिस्कल इंजरी होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग, द पैटर्न चेंजेस। Okay, that's very informative, Dr. Saab. One question that I had in mind is that what are the advancements in the field of medicine की क्या तरक्की, जैसे टेक्नोलॉजी एवरी सेकेंड डेवलप हो रही है, सो किस तरह से मेडिसिन को वो अफेक्ट कर रही है, एंड मेडिसिन किस तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रही है? देखिए, साइंस इज रियली ऑलवेज एडवांसिंग। डज नॉट मीन दैट जो पुराना है बढ़िया नहीं है, लेकिन हम हमेशा नई नई तरकीब ढूंढते रहते हैं जिससे मिनिमली इन्वेजिव या कम चीज़ों से लोग ठीक हों। तो इफ़ यू विल ब्रेक इट डाउन, तो एक होगा कि जैसे इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैब, तो दे हैव मेनी एडवांस टूल्स, रोबोटिक टूल्स, जिससे आज रिहैब और कई बार जो है इंजरी पैटर्न वीडियो रिकॉर्डिंग से या गेट एनालिसिस से एनालाइज करके कौन सी मसल कमज़ोर है, किसको मजबूत करना है, आज रिहैब में बहुत एडवांसेस है। सिमिलरली जैसे सेल थेरेपी है, अगर आपके घुटने में कुछ कार्टिलेज डिफेक्ट है तो आज हम आप ही का कार्टिलेज लेके उसको वापस पेस्ट कर सकते हैं, छोटी इंजरी, या अगर बहुत बड़ा कार्टिलेज डिफेक्ट है तो हम आपके कार्टिलेज को लेबोरेटरी में ग्रो करके, जिसको ACI बोलते हैं, वापस चिपका सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ सेल थेरेपी ऑल्सो हम जो है आपके जो खुद का खून लेके कभी कभी इंजेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर टेंडन इंजरीज लाइक टेनिस एल्बो या टेंडो एक्लिस इंजरीज, जिसको या रोटेटर कफ इंजरीज, जिसको हम ACP या कंडीशन प्लाज्मा बोलते हैं। उसके अलावा और भी एडवांसमेंट है इफ़ यू गो इन। अब जैसे इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन फॉर सर्जरी, की होल सर्जरी है। Keyhole surgery today, what was 20 years back rare, is very common. Whether it's the shoulder, whether it's the knee, whether it's the ankle, आज ये common हो चुका है। और इसमें नई नई तरकीब आ रही हैं। जैसे मैंने बोला, not everything, sometimes life comes a full circle. तो आज फिर से artificial ligament की बात हो रही है। तो things keep changing. आर्थराइटिस में जैसे हमारी कोशिश होती है कि अर्ली आर्थराइटिस में जोड़ बचाई जाए, तो उसमें सेल थेरेपी है,
अक्सर या अगर लोग हमारे पास जल्द आ जाते हैं तो हम एक प्रोसीजर कहते हैं जिसको हाई टेबल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। इससे पैर सीधा होता है और लोड जो अंदर पड़ता है कम होता है और जोड़ लंबा चलता है। वैसे ही आजकल एक नया प्रोसेस आया है कॉल्ड मीसो, जिसमें जो है एक जैसे आपकी गाड़ी में जैक होता है वैसे हम घुटने में जैक लगाते हैं और जोड़ को खोल देते हैं और उससे जोड़ अनलोड होती है। और अक्सर आजकल नए नए तरकीब हैं, अगर फ़र्ज़ करिए जोड़ सही भी बहुत ख़राब है और उसको बदलना पड़ा तो उस पर भी नई तरकीब है। एक होता है कि जोड़ हम बदलते हैं जिसमें नया इम्प्लांट है, जैसे कि अलग अलग फ़िलासफ़ी है जिसमें बैलेंसिंग ऑफ द नी में काइनेमैटिक इन्वर्स काइनेमैटिक उसी तरीके से इम्प्लांट होता है। प्रोटीन जो कोबाल्ट क्रोमियम है, उसके बाद फिर कोटेड नी है जैसे टाइटेनियम नोबियम नाइट्राइड, विटामिन ई पॉली, सो एडवांसमेंट इन मटेरियल्स हो गया। उसके अलावा एडवांसमेंट इन द प्रोसेस है, या तो तरकीब है मसल नहीं काटने की या छोटे इंसिशन से करने की, और आजकल आप सुन रहे होंगे कि रोबोटिक नी है, तो प्रोसेस इज बीइंग मेड। लेकिन क्या ये अभी भी आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे से बेहतर है? तो मैं अक्सर कहता हूँ कि गाड़ी सब अच्छी है, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। आई कांट थैंक यू इनफ सर, आपने जिस आसानी से पूरे एपिसोड को, पूरे इन्फॉर्मेशन को आपने समराइज करके अपने लास्ट आंसर में एडवांसमेंट के साथ दे दिया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू दैट यू केम हियर एंड गिव सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, ये था आज के एपिसोड में। हम फिर मिलेंगे किसी और डॉक्टर के साथ किसी और इश्यू को लेके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. You were listening to Tu Hai To I'll Be Alright on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।